22 अक्टूबर 2012 का दिन। जगह थी अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट में पड़ता शहर किंग ऑफ प्रशिया। 61 साल की सत्यवती वीणा अपनी 10 महीने की पोती की देखभाल में बिजी थी। सानवी के माता पिता उस वक्त काम पर होने के कारण सत्यवती अपार्टमेंट में अपनी पोती के साथ बिल्कुल अकेली थी। दोपहर के 12 बजे किसी के द्वारा उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया गया और जैसे ही सत्यवती ने दरवाजा खोला, एक आदमी जबरदस्ती अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुआ और उसने अपने हाथ में एक छुरा पकड़ा हुआ था। यह आदमी 10 महीने की सानवी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन शारीरिक तौर से कमजोर होने के बावजूद सत्यवती ने किचन से एक चाकू उठाकर इस आदमी को रोकने की कोशिश की और फिर हाथापाई के दौरान इस आदमी के द्वारा सत्यवती का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया गया। इसके बाद इस आदमी के द्वारा कुछ पेपर्स जो वो पहले ही अपने साथ प्रिंट कर लेकर आया था, अपार्टमेंट में जगह जगह बिखेर दिए। इसके बाद ये आदमी सानवी को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो गया। आगे चलकर जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तब इन्वेस्टिगेटर्स ने घर में बिखरे पड़े इन पेजेस में से ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकाली जिसके बाद उनको सत्यवती के कातिल और सानवी के किडनैपर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये कौन सा ऐसा क्लू था जो पुलिस को कातिल तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ, और क्यों इस आदमी के द्वारा एक बुजुर्ग महिला का कत्ल करने के बाद एक 10 महीने की बच्ची को किडनैप किया गया? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। अब जिस वक्त की ये घटना है, उस वक्त सानवी के माता पिता चैनचू और वेंकट अपनी जॉब पर थे। चैनचू के द्वारा लंच टाइम पर अपनी सास को फोन किया गया, लेकिन जब आगे से फोन पर कोई जवाब नहीं आया, तब उसने वेंकट को जल्दी घर जाकर अपार्टमेंट चेक करने के लिए बोला। अब जैसे ही वेंकट अपने अपार्टमेंट के मेन डोर पर पहुंचा, उसने नोट किया कि दरवाजा बंद जरूर था, लेकिन उसको लॉक नहीं लगा हुआ था। और फिर जैसे ही उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर घर के अंदर एंट्री की, सामने ही लिविंग रूम में लहूलुहान उसकी माँ की लाश पड़ी थी। पैनिक में आकर उसने उसी वक्त अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब उसको सानवी अपार्टमेंट में कहीं भी दिखाई नहीं दी, तब उसने 911 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके पुलिस और एम्बुलेंस को घटना वाली जगह पर बुलाया। अब क्योंकि इस केस में 10 महीने की बच्ची लापता थी, जिस कारण पुलिस ने अपने प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए उसी वक्त एम्बर अलर्ट इशू कर दिया और केस की शुरुआत से ही FBI के कुछ एजेंट्स पुलिस की मदद करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपार्टमेंट बिल्डिंग को पूरी तरह सील करने के बाद क्राइम सीन से एविडेंस इकट्ठे करने का काम शुरू किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि अपार्टमेंट के अंदर कुछ पेपर बिखरे हुए थे और इन पेपर्स के ऊपर सानवी के पिता वेंकट के लिए एक मैसेज लिखा था। मैसेज में ये कहा गया था कि सानवी को किडनैप कर लिया गया है और अगर उसी शाम 8 बजे तक एक लोकल शॉपिंग सेंटर के पास बताई गई जगह पर $50,000 ना रखे गए, तो सानवी को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाएगा। इस मैसेज में खास बात ये थी कि वेंकट को शिवा के नाम से एड्रेस किया गया था और वेंकट के इस निकनेम के बारे में वही लोग जानते थे जो इस फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज थे। और इसी कारण शुरुआत में ही ये बात क्लियर हो गई थी कि जिसने भी सत्यवती वीणा को कत्ल करने के बाद सानवी को किडनैप किया है, वो परिवार की जान पहचान का ही कोई इंसान है। इस मैसेज में किडनैपर ने यह भी लिखा था कि उसकी परिवार के हर एक मेंबर के ऊपर पूरी नजर है और अगर इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, उसके बदले भी सानवी को कत्ल कर दिया जाएगा। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में सबसे पहले पुलिस ने यह फैसला किया कि वो उसी शाम सानवी की मां चैनचू को $50,000 देकर किडनैपर के द्वारा शॉपिंग सेंटर के पास बताई गई जगह पर भेजेंगे। उनको लगता था कि शायद ये किडनैपर पैसे के लालच में वहां पर जरूर आएगा, लेकिन उसी रात चैनचू को $50,000 देकर किडनैपर के द्वारा बताई हुई जगह पर भेजे जाने के बावजूद किडनैपर पैसे कलेक्ट करने वहां पर नहीं आया और अब सानवी को जिंदा ढूंढने की सारी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर आ चुकी थी। किसी भी किडनैपिंग केस में पहले 48 घंटे सबसे क्रिटिकल माने जाते हैं, पर अब सानवी की किडनैपिंग को 10 घंटे बीत चुके थे और अब सानवी को ढूंढने के लिए पुलिस के पास इस क्रिटिकल विंडो के सिर्फ 36 घंटे बचे थे। अब सानवी की किडनैपिंग को 24 घंटे बीत जाने के बाद ये खबर सारे इलाके में आग की तरह फैल गई और इस वक्त तक किडनैपर का कोई भी नामो निशान ना मिलने के कारण आसपास रहने वाले लोगों में अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए भी चिंता पैदा हो चुकी थी। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से भी इस केस में हेल्प मांगी और सानवी के अपने माता पिता भी कैमरे पर आकर लोगों से हेल्प की अपील करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने लोगों को इमोशनली इस केस के साथ अटैच करने के लिए क्राइम सीन की कुछ डिटेल्स भी शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे एक बुजुर्ग महिला सत्यवती के द्वारा अपनी 10 महीने की पोती को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और चाकू से अपने ऊपर होने वाले हमले से खुद को बचाने के लिए सत्यवती ने अपने हाथ से ही चाकू को रोकने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान सत्यवती के हाथ की कुछ उंगलियां भी काट दी गई। क्राइम सीन की इन डिटेलों को सुनने के बाद लोकल कम्युनिटी में और भी ज्यादा खौफ फैल गया और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब पब्लिक में डर का माहौल पैदा हो जाए, तब पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर
बढ़ने लगता है। पर अब सानवी की किडनैपिंग को 48 घंटे पूरे हो चुके थे, पर इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सानवी इस वक्त किस हालत में है। ऊपर से किडनैपर ने भी दोबारा कभी भी सानवी के परिवार से फिरौती के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब पुलिस ने दोबारा फोकस करना शुरू किया उस लेटर के ऊपर, जिस पर पुलिस को पूरा शक था कि परिवार के ही किसी जानने वाले ने लिखी है। इन्वेस्टिगेटर्स ने चेंचू और वेंकट को उन लोगों के नामों की एक लिस्ट बनाने को कहा जो वेंकट को शिवा के नाम से बुलाते थे, और जैसे ही पुलिस को वेंकट और चेंचू के द्वारा 10-15 नामों की एक लिस्ट दी गई, तब पुलिस ने एक एक करके इस लिस्ट में दिए गए नामों की जांच पड़ताल शुरू की। अब तारीख हो चुकी थी 26 अक्टूबर और सानवी को किडनैप हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स भी सानवी के माँ बाप के द्वारा दी गई लिस्ट में से एक ऐसा नाम शॉर्टलिस्ट कर चुके थे जो पुलिस को थोड़ा शक्की नजर आया, और ये नाम था 26 साल के रघुनंदन यान्दामुरी का, जो ईबे कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था। रघुनंदन पास की ही एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में अपनी घरवाली के साथ रहता था, और सानवी की किडनैपिंग के बाद रघुनंदन के द्वारा उसको ढूंढने के लिए फ्लायर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और वो अपनी घरवाली के साथ सानवी के लिए ऑर्गेनाइज किए गए एक कैंडल लाइट विजिल में भी शामिल हुआ। रघुनंदन के खिलाफ पुलिस के पास सबसे पहला बड़ा सबूत था अपार्टमेंट के अंदर से बरामद किए गए पेपर्स। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपार्टमेंट में से मिले पेपर्स को रघुनंदन के ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाने वाले पेपर्स के साथ कंपैरिजन के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा, और लैब की रिपोर्ट इस बात को कंफर्म करती थी कि अपार्टमेंट में से मिले पेपर्स रघुनंदन के ऑफिस में ही प्रिंट किए गए थे। पर यहाँ पर पुलिस के पास एक ऐसा सबूत होने के बावजूद जो रघुनंदन को क्राइम सीन के साथ लिंक करता था, पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार ना करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले रघुनंदन को सिर्फ कैजुअल बातचीत के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि वो सानवी के माता पिता के जितने भी जान पहचान के लोग हैं सभी को इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस कारण रघुनंदन जब पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू के लिए आया उस वक्त उसको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो पुलिस के शक के घेरे में आ चुका है। इन्वेस्टिगेटर्स ने रघुनंदन को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उसके सामने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर वो चाहे तो पुलिस स्टेशन में होने वाली इस इंटरव्यू से इनकार भी कर सकता है। पर शायद यहाँ पर रघुनंदन को ये लगा कि पुलिस के साथ होने वाली इस इंटरव्यू से मना करने पर पुलिस का शक उसके ऊपर आ सकता है, इसलिए वो बिना किसी सवाल जवाब के पुलिस स्टेशन में होने वाली इस इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। अब पुलिस स्टेशन में रघुनंदन की इंटरव्यू शुरू हुई 25 अक्टूबर की शाम 3:30 बजे, और इन्वेस्टिगेटर्स ने शुरुआत में ही रघुनंदन से उसका फोन चेक करने की मांग की। यहाँ पर रघुनंदन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फोन पुलिस के हवाले कर दिया, और उसने कभी भी इन्वेस्टिगेटर्स की किसी भी बात को मानने से पहले हेजिटेशन शो नहीं की, यानी वो पुलिस की इस प्रोसेस के साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने रघुनंदन से 22 अक्टूबर की सुबह से लेकर शाम तक की उसकी सारी मूवमेंट के बारे में एक एक डिटेल मांगनी शुरू की। उसका कहना था कि वो हर रोज की तरह सुबह पहले अपने काम पर गया और फिर सुबह के 11:30 बजे लंच करने अपने अपार्टमेंट वापस आया, और फिर आधा पौना घंटा अपने अपार्टमेंट में ही लंच करने के बाद वो वापस अपने ऑफिस चला गया, और इसके बाद उसने अपने ऑफिस में ज्यादा टाइम नहीं बिताया और वो दोपहर के 1:30 पर अपने ऑफिस से निकल आया। अब पुलिस को दी गई अपनी इस पहली स्टेटमेंट के बाद रघुनंदन ने उस रात सेम कहानी को कम से कम 4 बार रिपीट किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स बार बार सेम क्वेश्चंस रिपीट करके ये देखना चाहते थे कि क्या रघुनंदन कभी अपनी स्टेटमेंट बदलता है या फिर 22 अक्टूबर 2012 के दिन की सारी डिटेलें सेम रहती हैं। लेकिन यहाँ पर रघुनंदन ने कभी भी पुलिस को बताई गई अपनी कहानी को चेंज नहीं किया और वो बार बार सेम डिटेल्स रिपीट करता रहा। पुलिस को क्राइम सीन से कुछ ऐसा डीएनए भी मिला था जो सानवी के घर के किसी भी मेंबर से मैच नहीं करता था, जिस कारण पुलिस ने उस रात रघुनंदन का डीएनए सैंपल लेकर क्राइम सीन से मिले डीएनए के साथ कंपैरिजन के लिए लैब भेज दिया। लेकिन इस डीएनए के टेस्ट रिजल्ट में कुछ दिन लग सकते थे और पुलिस के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि सानवी अभी भी लापता थी, जिस कारण उन्होंने रघुनंदन को अपने सवाल जवाब से पुश करना जारी रखा। रघुनंदन की इंटरव्यू शुरू हुई थी 25 अक्टूबर को दोपहर के 3:30 बजे और अब तारीख हो चुकी थी 26 अक्टूबर और इस इंटरव्यू को पूरे 10 घंटे बीत चुके थे। लेकिन इतनी लंबी चलने वाली इंटरव्यू और डीएनए सैंपल मांगे जाने के बावजूद रघुनंदन को अभी भी इस बात की भनक नहीं लगी थी कि वो पुलिस के शक के घेरे में है। अगर वो चाहता तो इंटरव्यू को वहीं पर रोककर एक लॉयर की मांग कर सकता था, लेकिन उसके द्वारा किसी भी वक्त ऐसा नहीं किया गया। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा भी सारी इंटरव्यू को वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने इस इंटरव्यू को कानून के दायरे में रखने के लिए बार बार रघुनंदन को रिमाइंड कराया कि अगर वो चाहे तो इंटरव्यू छोड़कर जा सकता है या फिर एक लॉयर की मांग कर सकता है, लेकिन वो बार बार ऐसा करने से मना करता रहा। You provide us with a statement, is that correct? Yes. And you also agreed to have your videotape statement, meaning it's audio and videotape recorded, is that correct? Yes. Okay. And you signed this form
And this is a consented videotape statement. And that's your name? Yes. And that's myself and Detective Rathon? Yes. And you signed it? Yes. यहाँ पर शायद रघुनंदन को ये लग रहा था कि जो कहानी उसने पुलिस को बताई वो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग थी और इन्वेस्टिगेटर्स उसके द्वारा बताई गई कहानी को मान चुके हैं, पर उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन्वेस्टिगेटर्स बिल्कुल साथ वाले कमरे में ही उसके द्वारा बताई जाने वाली एक एक डिटेल को उसकी घरवाली के साथ वेरीफाई कर रहे थे। अब पुलिस स्टेशन में रघुनंदन से चल रही इस पूछताछ में वो टाइम आ चुका था जहाँ इन्वेस्टिगेटर्स ने रघुनंदन के सामने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो सानवी की किडनैपिंग में इस वक्त प्राइम सस्पेक्ट है और उसकी भलाई इसी में है कि वो पुलिस को सारा सच बताना शुरू कर दे। इन्वेस्टिगेटर्स ने रघुनंदन को बताया कि उसकी घरवाली ने पुलिस को ये बयान दिया है कि 22 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे रघुनंदन कभी भी लंच करने अपने घर नहीं आया था, जिस कारण अब वो जानना चाहते थे कि 22 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे रघुनंदन अपने ऑफिस से निकलकर अगर अपने घर नहीं गया तो फिर वो कहाँ था, क्योंकि जिस टाइम विंडो की ये बात है उसी टाइम विंडो में सानवी और उसकी दादी सत्यवती के ऊपर अटैक किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने रघुनंदन को इमोशनली मूव करने के लिए उसके सामने टेबल के ऊपर सानवी की एक तस्वीर भी रखी और इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स ने टेबल के ऊपर बाइबल रखकर रघुनंदन को ये कहा कि वो इस बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये कसम खाए कि उसने सानवी को किडनैप नहीं किया है। आमतौर पर पुलिस के द्वारा ये बाइबल वाली टेक्निक नहीं यूज की जाती, पर यहाँ पर रघुनंदन का कल्चरल बैकग्राउंड देखते हुए उन्होंने इस टेक्निक को आजमाने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा एक 10 महीने की बच्ची को ढूंढने के लिए ये बाइबल वाली टेक्निक एक डेस्परेशन में उठाया गया कदम कहा जा सकता है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेटर्स और वेट नहीं कर सकते थे और वो सानवी को ढूंढने के लिए कोई भी हथकंडा यूज करने के लिए तैयार थे और टेबल पर बाइबल और सानवी की फोटो रखने के कुछ ही टाइम बाद 26 अक्टूबर की सुबह 4 बजे रघुनंदन ने सारा सच उगलना शुरू कर दिया। My intention was not to kill anyone or not to harm anyone. I only tried to kidnap the baby. रघुनंदन ने पुलिस को बताया कि उसी ने ही सानवी को किडनैप किया और घर में फेंके गए रैंसम नोट्स भी उसने अपने ऑफिस में से ही प्रिंट किए थे। आगे उसका कहना था कि उसने कभी भी सत्यवती को कत्ल करने का प्लान नहीं बनाया था। उसे ये लगता था कि घर में एक बूढ़ी औरत है जिस कारण सानवी को किडनैप करने में उसे कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए, लेकिन जैसे ही सत्यवती ने आगे से फाइट बैक करना शुरू किया तब उसका कहना था कि वो पैनिक में आकर सत्यवती के ऊपर हमला कर देता है। रघुनंदन ने एक प्लास्टिक के चाकू के साथ सत्यवती को कत्ल किए जाने की सारी घटना को रिक्रिएट भी किया और एक टाइम पर इन्वेस्टिगेटर्स के सामने उसने ये नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की कि सत्यवती की मौत उसके अपने ही हाथ में पकड़े चाकू के ऊपर गिरने से हुई, ना कि उसके द्वारा किए गए हमले से। पर पहले ही सत्यवती की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि उसकी मौत का कारण उसके ऊपर चाकू से किया गया हमला था, ना कि अपने ही हाथ में पकड़े चाकू के ऊपर स्लिप होकर गिर जाने के कारण। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने रघुनंदन से पूछा सबसे जरूरी सवाल कि इस वक्त सानवी कहाँ है। रघुनंदन का कहना था कि जिस वक्त वो सत्यवती के साथ हाथापाई में लगा हुआ था उस वक्त सत्यवती के हाथ से सानवी जमीन पर गिर जाती है और अब रोती हुई सानवी को उसने चुप कराने के लिए उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठूस दिया और उसकी रोने की आवाज को पूरी तरह कम करने के लिए मुंह में कपड़ा ठूसे जाने के बाद रघुनंदन ने एक तौलिए को सानवी के सिर के इर्द गिर्द लपेट दिया। इसके बाद उसने सानवी को साइड पर रखा और वो सीधा गया घर में ही एक बेडरूम के अंदर, जहां पर उसे पहले ही इस बात की जानकारी थी कि एक नीले रंग के सूटकेस के अंदर परिवार के गहने पड़े हुए हैं। अब गहनों को चोरी करने के बाद उसने सबसे पहले घर में इधर उधर रैंसम नोट्स को बिखेर दिया। अब उसका अगला कदम था सानवी को अपने साथ लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकलना और उसने सानवी को अपने साथ लेकर जाने से पहले घर में ही पड़ा एक सूटकेस उठाकर सानवी को उसके अंदर रख दिया। फिर जब वो बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा वहां पर एक कमरा था जिसमें बहुत ही कम लोग आते जाते थे। रघुनंदन ने जब इस कमरे के अंदर जाकर सूटकेस को खोला तब उसने नोट किया कि सानवी का भी दम घुटने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। इसके आगे रघुनंदन का कहना था कि वो सानवी की मौत के बाद बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया, जिस कारण उसने सानवी की डेड बॉडी को बिल्डिंग की बेसमेंट में बने उसी कमरे में पड़े एक बेंच के नीचे रखकर वहां से जाने का फैसला किया और इसके बाद वो सबसे पहले अपने घर गया, जहां उसने अपने हाथों और कपड़ों के ऊपर से खून साफ करने के साथ साथ कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू और खून से लथपथ कपड़ों को एक रबिश बिन में डाल दिया। और उसका कहना था कि जो गहने उसने घर से चोरी किए वो अभी भी उसके काम पर लगी एक वेंडिंग मशीन के नीचे पड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा अपनी आगे की कार्रवाई में ये गहने बरामद भी कर लिए गए, लेकिन अब सानवी की डेड बॉडी की लोकेशन पता चलने के बाद पुलिस ने बिना और टाइम वेस्ट किए बिल्डिंग के बेसमेंट में बने उस कमरे को चेक किया और पुलिस को सानवी बेंच के नीचे उसी हालत में पड़ी मिली जैसे रघुनंदन ने पुलिस को एक्सप्लेन किया था।
वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी जो कपड़े उसकी दादी ने 22 जून की सवेर उसको नहलाने के बाद पहनाए थे। अब सारा सच सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने रघुनंदन के ऊपर किडनैपिंग, मर्डर और रॉबरी के चार्जेस लगा दिए। जल्दी ही मीडिया के थ्रू ये सारी बात कम्युनिटी में भी फैल गई कि सानवी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि फैमिली की जान पहचान का ही एक आदमी था। अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी रघुनंदन के द्वारा इन्वेस्टिगेटर्स को एक बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट की गई। उसका कहना था कि पुलिस वाले मीडिया को ये बताएं कि उसकी वाइफ ने ही उसको पकड़वाने में पुलिस की मदद की है, ताकि पुलिस ने इस केस में जो $30,000 का रिवॉर्ड ऑफर किया था वो उसकी घरवाली को दिया जा सके। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, पर फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को जानकर हैरान थे कि कैसे एक आदमी एक 61 साल की औरत और एक 10 महीने की बच्ची का कत्ल करने के बाद भी यह सोच रहा है कि वो और पैसा कैसे कमा सकता है। रघुनंदन यांदामुरी साल 2007 में हैदराबाद से H-1B वीजा लेकर USA आया। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब करता था और वो अपनी सैलरी से अमेरिका में एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के साथ साथ इंडिया में रहते अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रहा था। पर जैसे ही पुलिस ने रघुनंदन के बैकग्राउंड को चेक करना शुरू किया तब उनको पता चला कि रघुनंदन को जुआ खेलने की बीमारी लग चुकी थी और जिस वक्त ये सारी घटना घटी उस वक्त उसके सिर के ऊपर कम से कम $50,000 का कर्ज चढ़ चुका था। 25 अक्टूबर 2012 को जिस वक्त पुलिस ने रघुनंदन को इंटरव्यू के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आने का फैसला किया उस वक्त भी वो शहर के ही एक कसिनो में बैठा जुआ खेल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस दिन सानवी का कत्ल हुआ उससे सिर्फ एक हफ्ता पहले ही रघुनंदन एक ही रात $15,000 जुए में गवा चुका था। इसके अलावा कैलिफोर्निया स्टेट में भी उसके सर के ऊपर $26,000 का लोन था और इस लोन को पे ऑफ ना कर सकने के कारण उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अपनी इसी जुआ खेलने की आदत को पूरा करने के लिए रघुनंदन को हर वक्त कैश की जरूरत होती। वो अपने साथ काम करने वाले कई लोगों से भी पैसे मांगकर जुआ खेल चुका था, पर अब अक्टूबर 2012 में उसकी घरवाली प्रेग्नेंट थी और खर्चा बढ़ जाने के कारण उसकी सैलरी में से वो इतने पैसे नहीं बचा पा रहा था जिनसे वो जुआ खेल सके। इसी कारण रघुनंदन ने फैसला किया चोरी करने का, पर वो क्या, कब और कहाँ चोरी करने वाला है ये अभी तक उसने प्लान नहीं किया था। अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते रघुनंदन और उसकी पत्नी को एक पार्टी का इनविटेशन आता है और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां पर सानवी का परिवार रहता था। यहां तक कि जिस अपार्टमेंट में ये पार्टी थी वो अपार्टमेंट सानवी के अपार्टमेंट के बिल्कुल पास में था। इस मौके पर कई साउथ इंडियन फैमिलीज को इनवाइट किया गया था और सानवी का परिवार भी इन्हीं में से एक था। अब रघुनंदन इस पार्टी में जब बैठा हुआ था उसके बिल्कुल पीछे कुछ औरतें बैठी हुई थी और इन्हीं औरतों में से एक थी सानवी की माँ चेंचू। चेंचू पार्टी में आई कुछ महिलाओं से कैजुअली बात कर रही थी और बातों ही बातों में उसने इन औरतों को बताया कि कुछ ही टाइम पहले सानवी की दादी इंडिया से उनके पास आई थी और वो अपने साथ सानवी के लिए कई अलग अलग तरह के सोने के गहने बनाकर लाई है। यहाँ पर इन औरतों में हो रही बातचीत से रघुनंदन को ये भी पता चल गया कि वीकडेज में जब सानवी के माता पिता काम पर होते हैं तब सानवी की देखभाल उसकी दादी के द्वारा ही रखी जाती है, यानी कि घर में 61 साल की सत्यवती और 10 महीने की सानवी अकेले होते हैं। यहीं से रघुनंदन के दिमाग में चेंचू और वेंकट की गैर मौजूदगी में उनके अपार्टमेंट में एंटर होकर सोना चोरी करने का प्लान बना। शुरुआत में उसका कहना था कि उसका प्लान सिर्फ चोरी करने का था, लेकिन बाद में उसको ये लगा कि वो किडनैपिंग से परिवार को और भी ज्यादा पैसे देने पर मजबूर कर सकता है। इसी कारण उसने सबसे पहले अपने ऑफिस में से रैंसम नोट प्रिंट किए और फिर 22 अक्टूबर 2012 को चोरी करने के इरादे से अपार्टमेंट में एंटर हुआ। अब इस केस का ट्रायल साल 2014 में शुरू होना था, पर क्योंकि ये एक जूरी ट्रायल था जिस कारण ट्रायल शुरू होने से कुछ महीने पहले जूरी सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू हुई। रघुनंदन ने यहाँ पर जो क्राइम किया था उसके लिए पेंसिल्वेनिया स्टेट में उसको मौत की सजा दी जा सकती थी, जिस कारण जूरी सिलेक्शन के दौरान डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों के द्वारा ही सिलेक्शन के लिए आए कैंडिडेट्स की मौत की सजा के बारे में ओपिनियन जानने के लिए कई अलग अलग तरह के सवाल किए गए, क्योंकि यहाँ पर जूरी मेंबर्स ने सिर्फ इस बात का फैसला नहीं करना था कि क्या रघुनंदन गिल्टी है या नॉट गिल्टी, बल्कि अगर रघुनंदन को इस केस में गिल्टी पाया जाता है तो फिर जूरी के द्वारा ही जज को इस बात की रिकमेंडेशन दी जानी थी कि किस तरह की सजा रघुनंदन को दी जानी चाहिए। फिर जूरी सिलेक्शन के बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ और पुलिस के सामने कन्फेस किए जाने के बावजूद रघुनंदन ने जज के सामने नॉट गिल्टी प्लीड किया। प्रोसिक्यूशन के द्वारा फिर एक एक करके सारे सबूत जूरी और जज के सामने पेश किए जाने का काम शुरू किया गया। उन्होंने सबसे पहले कोर्ट के सामने वो रैंसम नोट रखा जिसके ऊपर सानवी के पिता वेंकट को सिवा के नाम से एड्रेस किया गया था। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सिवा नाम के बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जो परिवार के बहुत क्लोज थे। इसके अलावा ये रैंसम नोट्स उसी ऑफिस में से प्रिंट किए गए थे जिस ऑफिस में रघुनंदन काम करता था।
फिर इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए डीएनए एविडेंस की रिपोर्ट पेश की और क्राइम सीन के ऊपर से कई अलग अलग जगह से मिले फिंगरप्रिंट्स रघुनंदन के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करते थे। एंड में प्रोसिक्यूटर के द्वारा रघुनंदन की कन्फेशन स्टेटमेंट को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस सारी कन्फेशन स्टेटमेंट को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया गया था और इसमें साफ देखा जा सकता था कि रघुनंदन सानवी और उसकी दादी को कत्ल किए जाने की सारी डिटेल्स एग्जैक्टली वैसे ही बता रहा था जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन सामने आई। रघुनंदन के द्वारा इस काम को किए जाने के पीछे का मोटिव बताया गया घर में चोरी करना। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में बताया कि रघुनंदन को जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी और अपनी इसी आदत को फंड करने के लिए अपने ही एक फैमिली फ्रेंड के घर में चोरी करने का फैसला किया। अगर बात की जाए यहाँ पर रघुनंदन की डिफेंस टीम की तो उनका कोर्ट के सामने ये कहना था कि पुलिस ने रघुनंदन को प्रेशराइज कर ये कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है और साथ ही उनके द्वारा एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी कोर्ट के सामने पेश की गई। डिफेंस लॉयर का कहना था कि जिस दिन रघुनंदन उस अपार्टमेंट में एंटर हुआ उसके साथ जॉश और मैट नाम के 2 और लोग मौजूद थे। डिफेंस का आर्गुमेंट था कि इन्हीं 2 आदमियों ने घर में चोरी की और सानवी के साथ साथ उसकी दादी को कत्ल भी किया, लेकिन रघुनंदन वहां पर सिर्फ इसलिए गया था ताकि वो मैट और जॉश नाम के इन 2 आदमियों को अपार्टमेंट के अंदर एंट्री दिलवा सके। अब डिफेंस के द्वारा कोर्ट के सामने बिल्कुल ही नई थ्योरी पेश किए जाने के बाद प्रोसिक्यूशन ने रघुनंदन को कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया। प्रोसिक्यूशन का सबसे पहला सवाल यह था कि अगर इस क्राइम में उसके साथ ये 2 लोग और इन्वॉल्व थे तो फिर उसने इसके बारे में पुलिस को दी गई अपनी इंटरव्यू में क्यों नहीं बताया। प्रोसिक्यूटर ने रघुनंदन से ये सवाल भी किया कि ये मैट और जॉश नाम के 2 लोग सबसे पहली बार उसको कहाँ मिले और इनकी मुलाकात किस कारण से हुई। रघुनंदन प्रोसिक्यूटर के इन दोनों ही सवालों का कोई भी भरोसेयोग्य आंसर नहीं दे सका और प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सामने ये बात भी क्लियर कर दी कि घर में से एविडेंस कलेक्शन के दौरान फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को वहां पर रघुनंदन के अलावा कोई भी और ऐसा फिंगरप्रिंट या डीएनए एविडेंस नहीं मिला जो अभी तक वेरीफाई ना किया जा सका हो। उस अपार्टमेंट में से या तो परिवार वालों के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मिले और या फिर रघुनंदन यांदामुरी के, और जॉश और मैट नाम के किसी भी आदमी का उस घर में प्रेजेंट होने का कोई भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला। इस ट्रायल के खत्म होने के बाद 8 अक्टूबर 2014 को जब इस केस का फैसला आया तब ये बात क्लियर हो गई कि जूरी मेंबर्स को रघुनंदन और उसकी डिफेंस टीम के द्वारा पेश की गई थ्योरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और 12 के 12 जूरी मेंबर्स इस बात पर अग्री करते थे कि सानवी और उसकी दादी सत्यवती का कत्ल रघुनंदन यांदामुरी ने ही किया है। और यहाँ पर जूरी मेंबर्स के द्वारा इन 2 बहुत ही वल्नरेबल लोगों के कत्ल के लिए जज के सामने रघुनंदन को मौत की सजा दिए जाने की रिकमेंडेशन रखी। इसके बाद जज के द्वारा जूरी मेंबर्स की रिकमेंडेशन को मानते हुए रघुनंदन को मौत की सजा सुनाई गई और ये सजा दी जानी है लीथल इंजेक्शन के साथ। जज के द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद रघुनंदन यांदामुरी अमेरिका में पहला इंडियन सिटीजन बन जाता है जिसको अमेरिकन कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई हो। पर अमेरिका में जब भी किसी को मौत की सजा सुनाई जाती है तब आमतौर पर कैदी को अपनी इस सजा के खिलाफ कई अलग अलग तरह की अपीलें करने का मौका दिया जाता है और अमेरिका में ऑन एवरेज मौत की सजा सुनाए जाने और मौत की सजा असल में दिए जाने को 20 साल का टाइम लगता है। लेकिन इस वक्त पेंसिल्वेनिया स्टेट में मौत की सजा के ऊपर गवर्नर के द्वारा मॉरेटोरियम लगाया गया है और जब तक ये मॉरेटोरियम नहीं हटता किसी को भी मौत की सजा नहीं दी जा सकती। अमेरिका की ओहायो स्टेट से भी एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें एक और इंडियन को साल 2018 में कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। इस केस में भी अभी तक अपीलों का दौर जारी है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी आगे आने वाली कुछ वीडियोस में इस केस को भी कवर करूं। तो ये था केस रघुनंदन यांदामुरी का, एक हाईली एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब से बहुत अच्छी कमाई करता था, लेकिन उसकी जुए की आदत ने उसको एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उसके द्वारा लिए गए फैसले उसके अपने परिवार की खुशियों का अंत तो करते ही हैं, साथ ही एक और परिवार की खुशियों को भी ले डूबते हैं। ये केस इस बात को भी हाईलाइट करता है कि हमें अपने परिवार के सीक्रेट्स अपने परिवार के अंदर ही रखने चाहिए। सानवी की मां चेंचू ने एक पार्टी पर बैठे हुए कैजुअली दूसरी औरतों के साथ अपने घर में रखे हुए सोने की बात को शेयर किया, पर उसको इस बात का नहीं पता था कि उसके बिल्कुल पास ही बैठा हुआ रघुनंदन नाम का एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था। और चेंचू की इन बातों को सुनने के बाद रघुनंदन के लालची दिमाग में उसी वक्त एक प्लान बनना शुरू हुआ जो अंत में चेंचू की सास और उसकी 10 महीने की बच्ची की मौत का कारण बना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस केस पर आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।